नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है अब विधायक दल की बैठक भी बुला ली है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी के चंडीगढ़ आवास पर होनी है और तो वहीं इस बैठक के अगले ही दिन विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र होने जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में यह पहली विधायक दल की जो है बैठक होनी है और साथ ही बैठक में विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी के सभी विधायकों से स्पीकर पद को लेकर सहमति ली जाएगी। यह साफ हो गया है कि 25 अक्टूबर को विधानसभा सत्र के दौरान स्पीकर का चुनाव होगा। तो वहीं डिप्टी स्पीकर के चुनाव को अभी टाला भी जा सकता है। इसको लेकर आज चर्चा में हम सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से जो है रोड मैप जो है यहाँ पर तैयार करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और तो वहीं कांग्रेस का आगामी प्लान क्या रहने वाला है। तो मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। राजवीर रोहेला प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अंश वत्स जो है प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका भी। वीरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। और चर्चा की शुरुआत राजवीर जी मैं आपके साथ करना चाहूँगा। जिस तरीके से आगामी सत्र आप देख रहे हैं, उससे पहले विधायक दल की बैठक होनी है, पूरा जो है जो रोड मैप है वो तैयार यहाँ पर हो भी चुका होगा और साथ ही साथ किस तरीके से जो है सत्र में क्या मुद्दे उठाने हैं। और लेकिन सबसे पहले तो विधायकों की शपथ यहाँ पर दिलाई जाएगी। तो आपका पहली प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है सर? नमस्ते प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। ये तो एक प्रोटोकॉल है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर के लिए रघुवीर कादयान जी को चुना गया है, जो कि 25 तारीख को हमारा जो आहूत हुआ है विधानसभा का सत्र, उसमें शपथ दिलाएंगे। और एक दूसरी अगर ये सत्र है तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ शपथ ही दिलाई जा सकती है। तो मुद्दों के लिए तो अभी शायद कोई विषय में मुझे लगता कोई आएगा, लेकिन अगर आएगा भी विषय कोई जबरदस्ती तरफ से अगर कोई समय बचता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी हुई है, पूरी तरह तैयार है। क्योंकि 10 साल हमने लगातार काम किया और काम का जवाब होता है और काम के बदले हम जवाब देंगे। ठीक है ना, रोड मैप सारा हमारा तैयार है, बिल्कुल जो संकल्प पत्र है हमारा उसके हिसाब से हमने लगातार काम करना शुरू भी कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ लेने के तुरंत बाद वो 124,000 की लिस्ट निकाली थी, वो एक हरियाणा के गैस में पहले ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने इतनी जल्दी अपना एक कार्रवाई दिखा दी 24,000 की, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 24,000 की। ठीक है, तो ऐसे ही जो नायब सैनी जी की सरकार नॉन स्टॉप चलेगी और मुख्यमंत्री जी लगातार अपना काम करते रहेंगे। और जो केंद्र से जो भी हमारी योजनाएं आएंगी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी केंद्र में थे, नितिन गडकरी जी से मिले और भी हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं। नेशनल हाईवे को लेकर या मेट्रो को लेकर जो भी प्रोजेक्ट उनके लिए आज विस्तृत चर्चा हुई है, तो वो भी सारी बातें जो मुख्यमंत्री आज हमारा संतों का सम्मेलन भी हुआ सीएम हाउस में, तो संतों का भी हमने सम्मान किया है। 2 दिन पहले बीएससी समाज को बुलाया था, तो वहाँ जो उनको उन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया। भाई हमारे को आपने जो भागीदारी दी, वर्गीकरण किया, जो आरक्षण है वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सबको जो उचित भागीदारी है वर्ग को, तो वो मिले। जो सोशल जस्टिस है वो असली, अगर कोई सोशल जस्टिस का कोई पुरोधा है तो नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और नायब सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी राज्य में है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना करती रहेगी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, आने वाला जो समय हमारे लिए कोई चुनौतियां नहीं है, क्योंकि हमने लगातार ऐसे एक व्यवस्था खड़ी कर दिया जिसे चाह कर भी कोई उसको खत्म नहीं कर पाएगा। जैसे हमने फैमिली आईडी बिना खर्ची
जो हमने मतलब नौकरियां लगाई है बच्चों की, जो राशन कार्ड बने हैं, जो आयुष्मान कार्ड बने हैं। रोहेला जी, चुनौतियों से तो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से विपक्षी दल पूरी तरीके से तैयार हैं मुस्तैदी के साथ में जो है कमर कसकर जो है कि जहां पर रोड मैप के माध्यम से अगर आप जो है मैनिफेस्टो के एक एक कर जो है जो मुद्दे हैं, मसले हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे, धरातल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें से एक आध स्किप भी होता है तो विपक्ष बैठा हुआ है। रोहेला जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मैं 3 करोड़ हरियाणा में और मुख्यमंत्री में किसी पार्टी का नहीं, मेरे लिए हर पार्टी का हर 36 बिरादरी मेरे लिए बराबर है। तो जब सभी को समान मौके मिलेंगे। हरियाणा में यह नहीं है कि मतलब जैसे क्षेत्रवाद रहेगा, भाई भतीजावाद रहेगा, जातिवाद रहेगा। अगर आप 24,000 में देखोगे तो बहुत सी आपको अलग अलग एक अम्ब्रेला मिलेगा जिसमें बहुत से सभी जातियों के बच्चे लगे हैं। किसी के कम लगे, किसी के ज्यादा। हर गांव में 10, 20, 100 बच्चे लगे हैं। आप रेंडमली चेक कर लेना, क्योंकि मेरे खुद के गांव में 14 बच्चे लगे, मेरे गांव में 1500 वोट लगे। तो ये चीजें ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार रिफॉर्म हुई है, उसका बिल्कुल साफ सुथरी नीयत है। बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास। हरियाणा एक हरियाणा एक के नाते से लगातार काम करेगी। ठीक है सर। अंश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एम आई ऑडिबल टू यू? अंश जी, एम आई ऑडिबल टू यू? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? या बिल्कुल आपकी आवाज़ मेरे पास आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर रोहेला जी कह रहे हैं कि हमें देखिए चुनौतियाँ हैं, उनको आसान कर दिया है हमने और काम भी हमने शुरू कर दिया है। ज़मीनी स्तर पर जो है काम हमारा दिखने लगा है और चुनौतियों के सवाल पर चुनौतियाँ हमें कुछ नहीं है, सरलता के साथ में जो है आगे बढ़ रहे हैं और आगामी जो है रोड मैप के हिसाब से जो है कार्य किए जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस लगातार अब भी जो है ईवीएम के मुद्दे को लगातार उठाती हुई नजर आ रही है। ईवीएम हो और प्लस अगर दूसरी चीज देखा जाए, नेता प्रतिपक्ष पर हाईकमान को अभी यहाँ पर आगे कर दिया गया है कि हाईकमान ही इसका फैसला लेगा। तो क्या लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और समय, थोड़ा से क्या स्थिति दिखाई दे रही है? आपका आकलन क्या है, समीकरण क्या है, आपकी दृष्टिगत किस तरीके से जो है आप इसके एनालाइज कर रहे हैं? अंश, देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे जो को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, हम सब लोग ने देखा कि किस प्रकार से चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी और उसके बाद हम सब लोगों ने सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव जो है पारित किया था कि पार्टी हाईकमान जो है वो ये फैसला करेगा कि कौन विधायक दल का नेता होगा और ये फैसला जो होगा वो पार्टी ही तय करेगी, जिसके लिए सभी विधायकों से रायशुमारी भी की गई है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। फेरबदल भी देखने को मिल सकता है, चूंकि मीटिंग को काफी दिन हो गए हैं साहब। आप मेरी पर्सनल राय जान रहे हैं या कैसे पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं धरातल से जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, चर्चाएं कर रहा हूँ, जहाँ पर धरातल ये देखिए, ये फैसला जो होता है ये पार्टी हाईकमान का फैसला होता है और उनको तमाम हर पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है उस पर ध्यान में रख के तो ये निर्णय लेते हैं। तो इस पे मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के तो कुछ चर्चा करने का ना ही तो उसका कोई पर्पस रहने वाला है और ना ही उसका कोई मतलब है भी उसका, और ना ही हम ऐसे बैठ के यहाँ पे कुछ कह भी सकते हैं। रही बात आपने जो दूसरा सवाल मेरे से किया था, मैं उससे भी जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनका जो काम है वो जमीनी तौर पर दिख रहा है। मैं एक आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से स्पष्ट सवाल पूछना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने कई योजनाओं को उन्होंने जो है घोषणा की थी, चाहे वो बात हो महिलाओं को 5 रुपए सिलेंडर देने की बात हो। मैं आज इनसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने आचार संहिता लगने से पहले आपने घोषणा की थी उसमें कितनी महिलाओं को आपने 5 रुपए का सिलेंडर दे दिया था और अब आपने उसके लिए आप कब देने वाले हैं? नई सरकार बनने के बाद आप कब उसको जो कैबिनेट है वो पारित करने वाली है? पिछली जो आपकी सरकार थी उसने कितनी महिलाओं को दे दिया है और नई कैबिनेट जो है वो कब ये लागू करेगी? और दूसरा जो उन्होंने बात की थी महिलाओं को 2100 रुपए देने की, तो आपकी कैबिनेट जो है वो कब इसको पारित करने वाली है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी की नीति या नीयत की अगर मैं बात करूं जो रही है इन बीते 10 सालों में, जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे वादे कर देती है। चाहे वो बात तो रोजगार की थी, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात की थी, लेकिन आज हरियाणा में 2 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है, उसको भरने का कोई काम नहीं किया।
उन्होंने कितना यहाँ पे उन्होंने रोजगार की बात कितनी भी कर ले, या फिर यहाँ पे मैं कितनी सारी यहाँ पे किसानों को लेकर बात कर लूं। किसानों की आय जो थी वो 2022 तक दुगनी हो जानी थी, लेकिन आज असलियत ये है कि किसानों पे किस प्रकार से बर्बरता बढ़ती जा रही है कि अभी उन पे एक और फरमान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगा दिया कि अगर किसान जो है वो पराली जलाते हैं तो वो 2 साल के लिए अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे। वैसे ही आप उनको मार रहे हैं और इससे और आप मार रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है उसमें जनता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो जनता जानना चाहती है कि आप जो ये सारी घोषणा कर चुके हैं उनको आप कब लागू करने वाले। तो मेरा आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से स्पष्ट सवाल है कि आप उनको कब आपको लागू करने वाले हैं। रही बात इन्होंने जो चुनौतियों को लेकर कहा था कि उनको कोई चुनौती नजर नहीं आती, मैं सब मानता हूं उनकी बात सही है, उनको कोई चुनौती नजर नहीं आती, क्योंकि अगर किसान प्रोटेस्ट करेंगे किसानों के ऊपर लाठी डंडे चलवाने का अब जो है ऑर्डर दे देते हैं, या फिर अगर कोई युवा प्रोटेस्ट करेगा तो उस पर लाठी डंडा चलवा लो, अगर कोई और सरपंच प्रोटेस्ट करेगा तो उस पर सूरजमुखी की मतलब उस पर मधुमक्खी छोड़ दो, सॉरी उसमें मधुमक्खी छोड़ दो, किसी पे कुछ कर दो। तो इनका बस ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट करे तो उस पर लाठी डंडा चलवा लो, मधुमक्खी कर दो, आंसू गैस के गोले दाग दो, सब कुछ कर दो। तो उनको कोई चुनौती थोड़ी नजर आती। चुनौती तो युवाओं को महसूस हो रही है जो आज बेरोजगार बैठे हैं। अगर आज हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी में अव्वल आ रहा है पूरे देश में, युवाओं को तो बेरोजगारी की समस्या है ना। उन्होंने आप ही के सामने बोला था, अभी मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी रोजगार भी हमने दिए हैं और 25,000 रोजगार उन्होंने अपने उदाहरण भी दिया कि हमारे गांव में देखिए कितने युवाओं को जो है नौकरी मिली। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कहां से किस आधार पे रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने रोजगार दिए तो आज क्यों एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल है। आज अगर इन्होंने रोजगार दिए तो क्यों आज 2 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं। अगर इन्होंने रोजगार दिए हैं, मैं इनसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर रोजगार के ऊपर बात करते हैं कि पेपर लीक की जो समस्या होती है, 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए, इन्होंने पेपर लीक के खिलाफ कौन सा सख्त कानून बनाया है। पहली बात तो ये भर्ती निकालते हैं, अगर भर्ती निकालते तो उसमें कोई ना कोई ऐसी फॉल्ट कर देते कि वो मामला जो है कोर्ट में जाके अटक जाता है। हमने कितने सारे ऐसे जो है भाजपा की हाल फिलहाल की ऐसी उसमें देखा है कि भर्ती निकालते नहीं है, निकालते तो उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से कोर्ट में मामला अटक जाता है, जिसकी वजह से युवा जो है वो हताश हो जाते हैं। तो ये किस अधिकार से रोजगार की बात है, किस मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों पे जिस पुलिस अफसर ने लाठी डंडे चलवाने का ऑर्डर दिया था, लौटूंगा जी कंप्लीट कीजिए। किसानों पर लाठी डंडे चलवाने का ऑर्डर दिया था, क्यों भाजपा की सरकार ने उस पुलिस अफसर का प्रमोशन किया था। अगर आप अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, अगर आप अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, तो क्यों आपकी जो पूर्व की सरकार रही थी मनोहर लाल जी की, उन्होंने क्यों किसानों के रास्ते में कील सीमेंट बैरिकेड बिछाने का काम किया था, क्यों उनको आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट मिला था। इस चीज का आप जवाब देके जाइए। आप यहाँ पे किस मुंह से महिलाओं के आप पक्ष में बात करते हैं। अगर महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में आज 50% वृद्धि हुई है, अगर आज हरियाणा में जो है महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं क्योंकि महिला के साथ हो रहे अपराध में हरियाणा जो है सबसे ज्यादा अव्वल है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आप किस मुंह से अपने सारे खोखले बातें यहाँ पे सामने रख रहे हैं। ठीक है, मैं रिएक्शन लूंगा, मैं प्रतिक्रिया लूंगा, जवाब भी लूंगा उनसे। जो है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और डिबेट में आपको शामिल करते हुए सवाल यही है कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस को भी देखा विपक्ष के नाते किस तरीके से यहाँ पर जो है उन पर भी आरोप लग रहे हैं और वो खुद जो है आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हरियाणा के धरातल की अगर बात की जाए और विधानसभा सत्र में अब जो देखिए विधायक जो है यहाँ पर शपथ भी लेंगे और जो है बीते दिनों जो है सरकार भी बनी और एक्शन मोड में यहाँ पर मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं और सरकार भी यहाँ पर अपने जो वादे किए हैं उनको धरातल पर उतार रही है। लेकिन आपकी पार्टी उसको किस तरीके से आकलन कर रही है? और सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी जो है किस स्थिति में जो है अब आगे के रोड मैप के साथ में काम आगे बढ़ने वाली है, क्या रोड मैप रहने वाला है आपका? वीरेंद्र जी। जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे दोनों प्रवक्ता साथियों को और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक अच्छा मैंडेट दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को चलाने का हरियाणा प्रदेश में मौका मिला है। लेकिन ये भी दूसरी बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में बहुत सारे चैलेंजिंग इन लोगों के सामने खड़े हुए। जो मनोहर लाल जी की पिछली जो सरकार थी जिसमें बहुत सारी चीजें पेंडिंग रही और गलत तरीके से आनंद फानंद में लास्ट वक्त पे वो चीजें लागू करने की कोशिश की गई नायक सिंह सैनी जी द्वारा,
और बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिसके बहुत बड़े इश्यू भी हुआ उसके ऊपर, बहुत बड़ा उसके आंदोलन भी हुआ। उस तरह के जितने भी जो तमाम वर्ग थे, चाहे महिलाएं थी, पहलवान थे, किसान थे, जवान थे, युवा थे, रोजगार का मामला था, तो पूर्व की सरकार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिनके ऊपर इनको फेस करना पड़ा, उन मुद्दों का सामना करना पड़ा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मनोहर लाल जी की सरकार का एक फेलियर साबित हुआ कि उनको अध्यक्ष बदलना पड़ा, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, और इतनी सारी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन किसी तरह से वो मैनेज कर ली इन चीजों को, चलो सरकार बनाई। लेकिन उसी तरह के मुद्दे, वो पहलवानों का हो, चाहे जवानों का हो या नौकरियों का हो, वो तमाम मुद्दे हरियाणा प्रदेश में अभी तो ऐसे ही हैं। लेकिन विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे से उन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता का सेवा करने का ये काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से इनका जो आगाज है, उससे लगता नहीं है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को किसी तरह का राहत ये लोग दे पाएंगे, क्योंकि अब जो अभी का एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा प्रदेश में प्रदूषण का, पराली जलाने का जो काम है, उसमें आए दिन ये कह रहे हैं कि अफसरों को सस्पेंड किया जा रहा है, फील्ड में उतरकर इनके नेता अफसरों को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो परेशानी थी बहुत पुरानी परेशानी है, पिछले 5 साल थी, उससे पिछले 5 साल भी इनकी सरकार में थी, तो इन्होंने कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया किसानों के लिए जिससे उनको फायदा होता। पराली ना जलाने के लिए उनको कहीं ना कहीं कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट वो दे पाते, लेकिन इस तरह का नहीं दिया। अब ये किसानों के चालान करने पे तुले हुए हैं, FIR दर्ज करने पे तुले हुए हैं। देखिए, जब चीजें हो जाती हैं, उसके जब सांप निकल जाए और आप लीक पीटने का काम करो तो वो जायज नहीं है। जैसे ये आपको लगता था कि हरियाणा में पॉल्यूशन बढ़ने वाला है, तो सरकार का या पूर्व में इनकी सरकार थी, इनका दायित्व था कि कोई ऐसी पुख्ता कोई इनको ऐसी फैसिलिटी, ऐसी कोई स्कीम कोई किसानों को दी जाती जिससे ये जो पराली जलाने का जो पॉल्यूशन होता है पराली जलाने की वजह से, वो ना हो पाता। दूसरा, जो 25,000 जो नौकरियां इन्होंने जो कह रहे हैं कि हमने दे दी, तो गौरव की ये बड़ी एक संशय की बात है, इसमें भी बड़ा डाउट है कि क्या वो 24,000 जो ये कह रहे हैं हमने नौकरियां दी है, क्या वो नौजवान 24,000 फ्रेश दिए हैं या उनको डबलिंग ट्रिपलिंग करके उन्हीं लोगों की अनाउंसमेंट की गई है। जहां तक फील्ड से जो चीजें निकल के आ रही हैं वो ये है कि एक्चुअल में जो युवा जो भर्ती होंगे वो करीबन 8 से 9,000 भर्ती होंगे। बाकी कोई ग्रुप डी में ऑलरेडी लग चुका है, कोई कहीं दूसरी जगह सर्विस कर रहा है, या हम ये कहें कि एक युवा का 2-2, 3-3 जगह पे उसका सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो नीति बनी थी इनकी, उसमें कोई ना कोई चीजें ऐसी लूपहोल रह गए जिसमें जो एक्चुअल बेनिफिट भी होने चाहिए थे हमारे युवा साथी, उनको एक्चुअल में वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। तीसरा, अगर मैं कहूं तो नायब सिंह सैनी जी ने जितने भारी भरकम मंत्रालय अपने पास रखे, और उन मंत्रालयों का रखने की वजह से हरियाणा प्रदेश की जनता को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। वो पिछले 10 और 15 दिन से गौरव जी आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश में आए दिन हर शहर, बड़े बड़े जितने भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर इतने मर्डर हो रहे हैं, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें अखबार में आप नहीं देखोगे कि आज 2-3 कहीं कुरुक्षेत्र की बात करें, नरवाना की बात करें, हिसार की बात करें, करनाल की बात करें, तो रेवाड़ी की बात करें, कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं पे मर्डर हो रहे हैं, तो अखबार में हर रोज कहीं ना कहीं हत्याओं की बात का चर्चा कहीं ना कहीं होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी जी के, मेरे को नहीं लगता कि उनके बस की बात है वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा होता किसी अनुभवी साथी को एक मंत्रालय देते, तो वो गृह मंत्रालय किसी और को देते, वित्त मंत्रालय किसी और को देते, और मुख्यमंत्री का काम होता है कि बाकी लोगों को वो कोऑर्डिनेट करे, उनको डायरेक्शन दे, प्लानिंग करे उन लोगों के साथ में। ये नहीं होता कि तमाम भारी भरकम मंत्रालय आप लेकर के बैठ जाएंगे और आप डायरेक्शन की भी बात करेंगे, कंट्रोल भी आप करना चाहेंगे, प्लानिंग भी आप करना चाहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जो इन्होंने जो किया है नायब सिंह सैनी की सरकार में, इसकी प्लानिंग तो कुछ और है कि सेंटर से चीजें कोऑर्डिनेट हो, सेंटर से चीजें कैसे चलाई जाए। गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग होती है कि हम सेंटर से स्टेट को चलाने की प्रयास और कोशिश करें, लेकिन उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो हरियाणा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो जो चैलेंजिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ये है कि 25,000 जो नौकरियां ये कह रहे हैं, वो 25,000 कैसे व्हाइट पेपर पे लेकर के आएंगे कि 25,000 इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो हरियाणा प्रदेश में एक स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। पिछले 15 दिन से लगभग 35 से 40 मर्डर, जहां तक मेरे को आइडिया है कि हो चुके हैं, तो वो बड़ी एक चिंता का विषय है। उस पर नायब सिंह सैनी जी को सोचना पड़ेगा बहुत जल्दी। ठीक है। और तीसरी जो बहुत बड़ी परेशानी है वो हरियाणा प्रदेश के लिए पॉल्यूशन की परेशानी है। उसके ऊपर चलान करने से नहीं होगा, FIR दर्ज करने से नहीं होगा। अगर कोई चीज घट चुकी है
घटित होने के बाद आप उसको कंट्रोल करेंगे तो वो तो कंट्रोल वाली स्थिति नहीं है, वो तो भविष्य के लिए हो सकता है आप वो प्रयास करें, लेकिन इससे पहले आपने क्या कदम उठाने चाहिए थे, वो ये फेलियर, कितने ये फेलियर हुए हैं। तो ये 3-4 बड़ी आज के समय में जो परेशानियां हैं उनका हम तो आपके माध्यम से सरकार को सचेत करेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करें, जितनी वारदातें हरियाणा प्रदेश में चल रही हैं उनको कम किया जाए, और हरियाणा प्रदेश में जो पॉल्यूशन का हाल है उस पर कंट्रोल किया जाए, और जो 25,000 जो आपकी नौकरियां हैं उनको कम से कम एक व्हाइट पेपर पे लेके आया जाए कि कितने लोगों को आपने फ्रेश तरीके से ये नौकरियां दी है। नहीं तो वो तो सर जो उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के जो 25,000 युवाओं को जो है नौकरियां दिए गए, नियुक्ति पत्र दिए गए, आप नहीं मानने को तैयार हैं क्या? देखिए, अब कितनी बिना पर्ची और बिना खर्ची ये तो जांच का विषय है, अभी हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकता, मैं बगैर कोई पुख्ता सबूत के कुछ कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो इनका एक जो डाटा निकल के आया है ना, जो 25,000 जो वैकेंसियां ये जो कह रहे हैं, उसमें आप लोगों के माध्यम से आपने आपके अपने सोर्स से पता कर लीजिए कि 25,000 कम से कम फ्रेश जो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएंगी, उसमें डबलिंग ट्रिपलिंग है, एक बच्चे की 2-2 3-3 जगह उनका सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें एक्चुअल कितने बेनिफिट मिलेगा कितने युवाओं को, वो देखने वाली बात होगी। अगर इसमें पोस्टें खाली रह जाती हैं या फिर इनके पास जितनी वैकेंसियां हैं उतने युवा अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर दोबारा से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो पहले इन्होंने की, और उसमें फिर इनके 4 से 5 साल समय लग जाएगा। तो 25,000 कहने में है, लेकिन एक्चुअल जो ज्वाइनिंग 25,000 की हो पाएगी मेरे को ऐसा नहीं लगता। ठीक है, आपको नहीं लगता, इसका जवाब जो है राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जो है अंश वत्स ने भी आप पर जो है आरोप लगाए हैं और आप कह रहे थे कि चैलेंजिंग नहीं है अब मसला, लेकिन चैलेंजिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि उन्होंने गिनवाया कि 25 नौकरियों का अगर वादा हो, अगर 25,000 की नौकरियां जमीनी स्तर पर उतरती नजर आ रही हैं उसको लेकर, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अगर पराली को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, तमाम ऐसे चैलेंजिंग फेस हैं जो आपको जो है फेस करने पड़ेंगे। राजवीर जी, आज हजारों की संख्या में बच्चे SSLC ऑफिस गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हमारे जो चेयरमैन है, जो कि कट्टर ईमानदार चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, उनका धन्यवाद करने के लिए उन्होंने इतनी पारदर्शिता से रिजल्ट निकाला और ज्वाइनिंग करवा दी। और 3 बार दुनिया विपक्ष वाले हैं, इन्होंने 3 बार इस भर्ती को रुकवाने की कोशिश की, रिजल्ट आगे होने के तुरंत बाद, और 3 बार उसको हाई कोर्ट ने खारिज किया। तो ये तो एक रोजगार के प्रति नजरिया भाई, ना तो मतलब घर बसे तुम्हारा ना बदले देंगे किसी और का, ना हमारा बचेगा ना तुम्हारा बदले देंगे, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। तो ये भर्तियों का बिल्कुल पारदर्शिता से ये भर्तियां हुई है और मेरिट पे लगे हैं बच्चे, आज वो धन्यवाद करने के लिए गए थे। तो कोई किसी को अगर कोई पैसे दे रहा होता वो धन्यवाद क्यों करेगा? धन्यवाद अपने काम आ करेगा, जो दलाली करा जो इनके राज में है करता। अगर वो धन्यवाद करना तो उसका करता, पहले तो राज में ये पूछा करते मैं कितने मिला गया। अरे वो प्रोसेस चेंज कर दिया हरियाणा सरकार ने, ये सोचने की बात है। ये माइलस्टोन स्थापित किया है हरियाणा सरकार ने। एक पुराने की बात, पुराने की बात में क्या गया, हरियाणा सरकार ने विभिन्न योजनाएं चला रखी है। हर ब्लॉक में 30 से 40 मशीनें भेज रखी है उनको गार्ड बनाने वाली, पुराने की जो गार्ड बनेगी 1,000 रुपए इंसेंटिव दिया जा रहा है उस किसान को जो उस पुराने का प्रबंधन करेगा। 7,000 रुपए उस किसान को दिए गए हैं जिसने धान नहीं लगाई। ये है, और जो यंत्र है कृषि के, जो उसको रिपर है, सीडर है, लोडर है, इन चीजों को जो मतलब 80% तक सब्सिडियां दी जा रही है, और उसका डाटा मेरे पास पूरा पड़ा है। और एक बात तो ये जो मेरे आम आदमी पार्टी वाले भाई है, पंजाब में क्या हालात आप देख लो। हमारे यहाँ 663 आई है, पिछली जो 2023 थी उसमें 714 शिकायतें थी। हमारा कम हुआ है, लेकिन वहां पर हवा 2584 कर दी इन्होंने, इसलिए सालों कम थी उनकी। तो पराली कौन चला रहा है? और वो पराली नहीं हुआ अवशेष है, क्योंकि पराली तो किसान की बिक जाती है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए इन के हिसाब से। तो ये जो झूठा आडंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नायक श्रेणी की सरकार है, जो वो हर जगह काम कर रही है। वो चाहे आप किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, महिलाओं की जो कानून व्यवस्था की बात है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से जब शपथ ली थी उसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सीधा बोला था अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, ये बड़ी बात है।
अच्छा, रही बात मंत्रालय देने की बात, वो हमारी मर्जी है, वो हमारे मुख्यमंत्री की मर्जी है किसको विभाग देने हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री को कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? जिनको हमने घोषित करके चुनाव लड़ा, आप लोगों से तो मतलब एक चेहरा घोषित नहीं हुआ, आप लोगों से क्या घोषित नहीं हुआ, हमने तो चेहरा चुनाव लड़ लिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो आप कैसे कह सकते हैं मतलब वो योग्य नहीं है? वो सबसे योग्य है तभी मुख्यमंत्री बनाए गए और तभी उनको इतने भारी भरकम विभाग दिए गए, क्योंकि वो सबके लिए है, उन्हें किसी से कोई भाव नहीं है, वो तो किसी पार्टी का कुछ भी है। क्योंकि जब एक घर में जब एक सरपंच बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसको सबकी वोट आ जाती है, उसमें 36 बिरादरी की वोट आ जाती है। हम तो उस नीति से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन विपक्ष को दर्द ये है कि भैया मुख्यमंत्री क्यों बन गया, गरीब बेटा जो एक ओबीसी से आता है, ये दर्द है लोगों को। वो डोमिनेशन था जो इनका 50-60 साल से, वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। पहले मनोहर जी को लाके, अब नाथ सेन जी को लाके इनको आईना दिखा दिया। और यही बात किसान की बात, तो आप जो ये फर्जी लोग जो कांग्रेसी लोग हैं ये किसान की बात नहीं करे तो अच्छी बात है। मैं कहते मैंने पुराना था, बागड़ों से लेकर राई तक किसान बेल्ट पूरी है। बागड़ा गादरी भिवानी में 4 सीट, हिसार में 4 सीट, जींद में 4 सीट, सोनभद्र में 5 सीट, ये किसान बेल्ट में रिजल्ट दिया आपको। मतलब आप एक जिम्मेवार पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होते हुए आपके लिए माहौल कोई बाहर के लोग बना रहे हैं, इसका मतलब लोग आपके हैं। ये बात पब्लिक डोमेन में आई है ना, तो भाई अपना किसान वाला जो ड्रामा इसको बंद करो। किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सैनी जी 24/7 खड़े हैं, उनकी हेल्प। अच्छा, रही बात खरीद की, आपके पास सर एक मिनट, जी कंप्लीट कीजिए। रही बात खरीद की, तो लगातार खरीद हो रही है, लगातार उठान हो रहा है, बाजरे का भी उठान हो रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, वो डाटा भी है मेरे पास, वो भी बोल दूंगा मैं। लेकिन आप एक आज नई सरकार रिफॉर्म हो रही है, अभी विधायकों की शपथ होनी है, तो उसके बाद अगर आपके सुझाव होंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है सुझाव। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन अंश जी से भी मैं प्रतिक्रिया लूंगा और आंसर लूंगा इसका। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना हो रहा है और जो है मसला में लगातार सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मसला में लगातार जो है चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से जो है अब हरियाणा विधानसभा स्पीकर पर भी फैसला होना है, विधानसभा सत्र भी यहां पर है और ऐसे में विधायक दल की बैठक भी बीजेपी की तरफ से होने जा रही है। ऐसे में विपक्ष किस तरीके से जो है अपना रोड मैप तैयार कर कर जो है अब सरकार के समक्ष दिखाई देगा और सरकार कौन से रोड मैप के माध्यम से अपने कार्यों को जो है धरातल तक लेकर जाने वाली है, उसको लेकर जो ब्रेक से पहले जो है राजवीर जी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, लेकिन अंश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और आप उस पर जो है सवालों के जो जवाब हैं वो आप दीजिए राजवीर जी के। और जिस तरीके से जो है आपकी सरकार जो है अब शपथ ले लेंगे विधायक भी और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भी आपके सामने होगा कुछ दिनों बाद, जैसे आपने बताया कि हाईकमान का फैसला है, हाईकमान के बाद जो है तय हो जाएगा और ऐसे में सरकार के सामने आपके लिए किस तरीके से जो है कौन से प्लान के साथ में उतरने के लिए यहाँ पर आप तैयार दिखाई दे रहे हैं, आपकी पार्टी तैयार दिखाई दे रही है, कौन कौन सी चीज़ों को आप जो है सामने रखने के लिए तैयार हैं? अंश देखिए, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कुछ सवाल पूछे थे, जिसका मुझे उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने जो अपनी हनन फनन में जो आपने अपनी कुछ घोषणाओं को लागू किया था, चाहे वो 500 के सिलेंडर की, वो आपने क्या लागू कर दी थी? और कर दी थी तो आपने कितनी महिलाओं को आपने दे दिया? उसका भाजपा के प्रवक्ता जवाब नहीं दे के गए। और जब आपकी नई सरकार आई है उसमें महिलाओं को 2100 रुपए का स्कूटी का जो आपने वादा किया है, 5 रुपए के सिलेंडर की और तमाम आपने घोषणा की है, आपकी कैबिनेट उसको कब जो है वो पास करने वाली है और कब महिलाओं को वो मिल जाएगा? तो भाजपा के प्रवक्ता ने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि असलियत ये कि भाजपा के प्रवक्ता हों या उनके नेता हों, उनको सिर्फ इतना पता है कि जब चुनाव आता है तो कोई भी घोषणाएं कर दें, लेकिन उसको क्या पूरा करना है उसका ना ही तो उनके पास कोई रोड मैप होता है और ना ही उसको उनकी मंशा होती कि उसको जमीनी तौर पर लागू करके दे। अगर उनकी मंशा होती तो आज अगर वो 2 लाख सरकारी पद को भरने की बात कर रहे हैं तो आपने 10 साल से क्यों नहीं भरा? जनता ये सवाल आपसे पूछ रही है। आपने यहाँ पे रोजगार को लेकर तमाम बातें की, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा क्या हरियाणा में 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए? आप एक कानून बता दीजिए जो आपकी सरकार ने बनाया हो। जब नीट का पेपर जो है लीक हुआ था तो उसके बाद झज्जर का जो सेंटर था वहां का जो मैनेजमेंट था वो पूरा उसके प्रिंसिपल और तमाम वो सारे भाजपा के कार्यकर्ता पाए गए थे। तो क्या भाजपा की क्या ये साजिश थी? क्योंकि मैंने जैसे पता है कि भाजपा या तो भर्ती निकालती नहीं, अगर निकालती है तो उनकी ये योजना रहती कि किसी न किसी प्रकार से वो भर्ती जो है वो टल जाए। तो और जो इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पे बाकी भी चीजों पे बात की कि नायब सैनी जी के उन्होंने किसी वक्तव्य को उन्होंने कोट किया था कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दें या फिर अपराध करना छोड़ दें। लेकिन सर वो भाजपा कहती है कि आपकी तरफ से भर्ती रोको गैंग यहाँ पर सामने आता है जब हम भर्ती कराने जाते हैं। आप कह रहे हैं कि वो जो है यहाँ पर भर्ती अपने खुद से ही आगे लेकर आते हैं, भर्ती कराते हैं, फिर उसको रोक देते हैं। अंश जी कुछ हजम नहीं हो रही बात है। हाँ, मैं आपको चुनाव से ठीक पहले अगर आप भर्ती निकालने की अगर आप ये बात करेंगे और 10 साल से आप सिर्फ झुंझुना बजाने बैठेंगे तो हम सवाल करेंगे आपसे, और हम ही नहीं हरियाणा की जनता भी आपसे सवाल करेगी कि 10 साल से तो आप कुछ कर नहीं रहे थे। जब 10 साल के बाद आपको महसूस हुआ कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है, आपको ऐसा लग रहा था, डर था, तो आपने इस प्रकार से झुंझुना जनता को जो है देना इसका काम कर दिया। आपने चुनाव से एन वक्त पहले आपने बात की कि आप 2 लाख सरकारी पद को भरेंगे, तो आप 10 साल में क्या कर रहे थे? सवाल ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। अगर आपने इतनी भर्ती दी है तो क्यों आज हरियाणा जो बेरोजगारी में अव्वल है? तो जनता तो सवाल पूछेगी। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं सारे के सारे बेबुनियाद है। आप 10 साल में कुछ काम करेंगे नहीं, चुनाव से इन वक्त पहले आप सारी तमाम घोषणाएं कर दीजिए, उससे थोड़ी ना जनता आपको समझती नहीं है क्या? और जो आपने कहा कि रूपरेखा को भी लेकर भी, तो मैं यही कहूंगा कि हमने जैसे पिछले 10 साल से जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है, हम इन बीते जो 5 साल है उसमें भी सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन सवालों को सुनने को तैयार है या नहीं? क्योंकि मुझे अभी एक याद आया, अनिल विज जी से एक जब वो निरीक्षण पे गए थे अपने मंत्रालय के उसमें, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था पराली को लेकर। तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष का तो काम है धरना प्रदर्शन करने का, 10 साल जिन्होंने यही किया, 5 साल भी यही करेंगे,
और भी ऐसे विपक्ष लोग पहुंच रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को किसान प्रोटेस्ट करें वो उनको पसंद नहीं, और यही इसका प्रमाण जो था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के वक्तव्य से भी मिल गया, किस प्रकार से उन्होंने किसान आंदोलन में जो किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे थे उनके आंदोलन को और किसानों को नफी करार दिया। तो उससे भाजपा के प्रवक्ता से किसानों का जो अपमान किया गया है, भाजपा के प्रवक्ता को उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। किसान आंदोलन करें उनको वो बर्दाश्त नहीं होता, युवा आंदोलन करें उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो आप भैया सरकार की चला रहे हैं। अगर कोई अपनी मांग को लेकर बैठ नहीं सकता तो आपको इतनी तानाशाही क्यों आपको चाहिए। और एक और चीज का मैं चाहूंगा, इन्होंने जो किसानों को लेकर जो उन्होंने अपमान किया है किसानों का, उसको वो माफी मांगे जिन्होंने किसानों को लेकर जो अपना वक्तव्य दिया है। यहाँ पे भरे मंच पे बैठ के उन्होंने लाइव टीवी पे जिस प्रकार से किसान आंदोलन को उन्होंने झूठा करार कहा है, किसानों को झूठा बोला है, उनको अगर वो इतने ही झूठे थे तो क्यों आपके प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी, सवाल आज ये पूछा जाएगा। अगर वो इतने ही झूठे थे तो क्यों आपके प्रधानमंत्री जी रो रहे थे टीवी पे, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, सवाल पूछा जाएगा। अगर वो झूठे किसान थे तो क्यों आपके जो नेता थे पीयूष गोयल जी या तमाम आपके ऐसे नेता क्यों किसानों के साथ बैठ के वो एक 1-to-1 मीटिंग कर रहे थे। आप उनको आतंकवादी कहिएगा, किसान चुप बैठे रहे। आप उनको पराली के जब अगर वो उनको जलाते तो आपने कराई कि वो 2 साल के लिए अपनी एमएसपी पे नहीं बेच सकते, आप किसानों का अपमान करिएगा और किसान चुप बैठे रहे। और अगर वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाते तो आप उनके ऊपर आंसू जैसे गोले दाग देते हैं। और या जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं, फिर मुझे वीरेंद्र जी के भी पास जाना है, जवाब ले लेता हूं। ठीक आ रहा हूं राजवीर जी मैं आपके पास, और जनता आपसे सवाल पूछेगी। ठीक है, वीरेंद्र जी के भी पास जाना है। इससे पहले जो है राजवीर जी प्रतिक्रिया आप देना चाह रहे थे, देखिए किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर किसान में जाती है, इन्हें पता होना चाहिए भाई आप 3 बार लगातार उद्धव जी के नेतृत्व में जो दाम वो जो उठा रहे थे ना टेंडर किसानों का, तो उसकी आवश्यकता नहीं है हरियाणा को उसकी आवश्यकता नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि वो एक आडम्बर आ गया था, गुरुनाम चौधरी के बयान से एक्सपोज हो गया वो चीजें। गुरुनाम चौधरी को पूछो ना, अगर आप गुरुनाम चौधरी को जाके पूछो आप, जो आपके लिए माहौल तैयार कर रहे थे। तो हमें नेताओं से मतलब नहीं, हमें किसानों से मतलब है, हमें हरियाणा की जनता से मतलब है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, वो किसान थे ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको ये बात, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ आपको। बागड़ा में किसानों ने आपको जवाब दिया, दादरी में जवाब दिया, भिवानी में जवाब दिया, आपको जींद में जवाब दिया, सोनीपत में जवाब दिया, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे इस बात को। आप लोगों ने जो ये प्रोपेगेंडा किया था, किसान पहलवान वाला करने का काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको ये बात, क्योंकि सरकार संवेदनशील है। आपने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री जी ने मुद्दे की को सुलझाने के लिए वो जो माफी भी मांगी, तो मैं समझा नहीं पाया। ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमें अपने प्रधानमंत्री पर मोदी जी ने क्यों माफी मांग रहे थे। अब चुप करो। तो उन्होंने वो किसान बिल वापस ले लिए, फिर मसला क्या रह गया? आपने मुझे नहीं फिर मसला क्या रह गया? आप लोगों ने उस आंदोलन को बोलूंगा तो आप लोग चुप रहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे। चुप रहो। ठीक है। अब इन्होंने किसान आंदोलन को एक प्रोपेगेंडा के रूप में लगातार यूज किया, लेकिन हरियाणा सरकार वो चाहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में या नायक, उन्होंने लगातार अपना काम किया। भाई हम काम के घर में यहाँ आए, हम काम के घर में वोट लेंगे, लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा एक ड्रामा रख दिया कि भाई मतलब पता नहीं क्या हो गया। जबकि धरातल पर किसान को कोई दिक्कत नहीं है, ना खाद की, ना पानी की, ना बिजली की। यही बातें होती है ना किसान के लिए, ना बिजली जरूरी है, पानी जरूरी है, नहीं। तो आप लोग कौन सा खेती करते हो भाई? ये रटी जटाई बातें मत किया करो आप। तो किसान को कोई दिक्कत नहीं है। किसान का तो प्राणी का मसला भारतीय में गंभीर मसला है, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। पिछली बार 714 लोगों को पर्चे दर्ज हुए थे, वो शिकायतें आई थी। अब की बार 763 आई है, अभी 22 तारीख तक कट आएंगे, 22 तारीख तक कट आएंगे, ठीक है ना। तो उस पर लगातार काम किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग की जा रही है,
3500 गाँव में वॉल पेंटिंग की जा चुकी है, समझाया जा रहा है, मोटिवेशन दिया जा रहा है, टीम बनाई जा चुकी है, नोडल अधिकारी बनाए जा चुके हैं। आपको क्या पता, अब जनता जी कुछ भी बोलते रहो। हरियाणा की नायब सैनी जी की सरकार नॉन स्टॉप सरकार है, ये लगातार अपना काम कर रही है, इसीलिए हमें जनता ने तीसरी बार सुना है। आप लोगों के बहकावे में नहीं आए, जो आप लोग ये छापे मार रहे थे 2-3 नौकरियों की, अब वो एसपीडीसी लगा लेना अपने आप, जिनको छापे मारी थी आप लोगों ने, जनता ने आईने दिखा दिया आप लोगों को। युवाओं को भरोसा है कि बिना बर्सी बिना खर्ची सरकार ये जो व्यवस्था खड़ी की है मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी जी ने उसको आगे बढ़ाया, यही चलेगी। नायब सैनी जी बिल्कुल पारदर्शिता से भर्ती करेंगे और आएंगे भर्ती आगे फिर। लेकिन आप लोगों का जो कभी नीरज शर्मा ने बोला, गोगी ने बोला, वो तो पहले हम खुद अपना घर भरेंगे, फिर अपना रिश्तेदारों का, जनता भाड़ में जाओ तो वोट देगी आप लोगों को, और जनता ने आपको भाड़ में भेज दिया। अब तो हर वो नेता आ रहा है जिसने नाम सुना बोल रहे जो पार्टी मार दे, अब तो हर वो नेता आ रहा है। आपके पहले तो नीचे जमीन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी यकीन नहीं है, भाई जनता ने आपको नकारा है, तीसरी बार नकारा है उद्धव के नेतृत्व को। 2005 के बाद आप लोग 45 सीट पर नहीं पहुंच पाए, तीनों चुनाव हारे आप, लेकिन फिर भी मतलब अहंकार किस बात का, आप जनता के मुद्दे उठाओ, कंक्रीट सवाल होंगे, आपके जवाब देंगे आपको, हमने काम किया है, जो हमने काम किया वही तो बताएंगे ना आपको। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, अभी जनता ने आपको नकार दिया, जनता आपको चिंता कर छोड़ने को तैयार नहीं है, 48 सीटें दे दी। आऊँगा, लौटूंगा अंशी में आपके पास में, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नो डाउट। ठीक है राजवीर जी। वीरेंद्र जी, अगर आम आदमी पार्टी की खासतौर पर जी राजवीर जी मैं ठीक है, आपने कंप्लेंट नहीं किया क्या? ठीक है राजवीर जी का वॉल्यूम दीजिए। केजरीवाल है, वो 8-10 साल से मुख्यमंत्री है दिल्ली के, विदाउट पोर्टफोलियो, मतलब जा रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं। अब आतिशी जी को बनाया इन्होंने। अब आप दूसरों का आरोप लगाते हो तो अपने नेता का जवाब दो आप। भाई आपके नेता सैलरी किस बात के लिए, उनके पास तो विभाग नहीं, करने को कुछ था नहीं, किस चीज के वो 45 करोड़ के चीज में रहे थे। ठीक है राजवीर जी, आपने कंक्लूड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले अंश जी का मैं यहाँ प्रतिक्रिया लूंगा। उससे पहले जो है अंशी मैं आपके पास आऊँगा। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से राजवीर जी ने कहा कि आपकी सरकार दिल्ली में है और दिल्ली में किस तरीके से चुनाव से पहले जो है हमने देखा कि क्या दौर में आपकी पार्टी गुजर रही है, लेकिन बहरहाल हरियाणा की बात करते हैं कि हरियाणा को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर आपकी बात की जाए, आपके चुनाव के परफॉर्मेंस की बात की जाए, चुनाव के दौरान की या रैलियों की थोड़ा सा अगर रिमाइंडर किया जाए तो उम्मीद थी सबको, और जो है जहाँ तक है, हालांकि सत्ता पक्ष विपक्ष जिससे आप गठबंधन करने जा रहे थे वो भी लगातार जो है सवाल उठा रहा था कि अभी तो आप जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, फिराक में हैं, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही थी जो जमीनी स्तर पर कि आप पंजाब से सटे जो है विधानसभाओं में थोड़ा सा वहाँ पर कुछ ज़मीन टटोलने में जो है वहाँ कामयाब रहेंगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ खास तौर पर दिखा नहीं। लेकिन इस बार जो है किस तरीके से क्या आप मजबूती के साथ जो है आगामी 5 साल जो है काम करेंगे, और दूसरी चीज़ कांग्रेस और बीजेपी को किस तरीके से आप जो है यहाँ पर सामने उनके टक्कर दे पाएंगे, किस तरीके से आप जो है इनको कामों में हाईलाइट कर पाएंगे कि उनके काम या फिर काम नहीं करा रही है धरातल पर, चूँकि अभी तो रोड मैप बना है, अभी शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद जो है अभी सत्र के साथ जो है विधायक भी शपथ लेने हैं, ऐसे में तो रोड मैप यानी कि सरकार पूरी तरीके से अंदर से बनाकर बैठी होगी और उसको जो है निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजवीर जी कह रहे हैं कि ज़मीन पर धरातल पर उतारने का काम करेंगे, और जैसे 25,000 नौकरियों को लेकर भी उन्होंने आपके जवाब दिया, और लॉ एंड ऑर्डर और या पॉल्यूशन और किसानों पर तो देखिए कितनी देर जो है चर्चा यहाँ हुई। वीरेंद्र जी देखिए गौरव जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने पूर्व में भी अपनी भूमिका निभाने का, विपक्ष की भूमिका निभाने का काम बाकी तमाम पार्टियों से सबसे ज्यादा आई थिंक अगर किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी रही है जिसने रोड से लेकर के संसद तक जितने भी आम जनमानस के मुद्दे थे, जितने भी जनता की परेशानियां थी, उनको उठाने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने जितने भी हमने धरने प्रदर्शन किए, जितने भी हमने फ्लैग मार्च निकाले, जितने भी इनके जो सचिवालय थे उनके ऊपर हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया, और भविष्य में भी निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो सबसे मजबूत संगठन है हरियाणा प्रदेश में।
1.5 लाख लोगों का संगठन हरियाणा प्रदेश में है। तो लेकिन हम मुद्दे सर वीरेंद्र जी, मुद्दे उठाते उठाते कब मुद्दा बन गए, आप शायद आपको ये आकलन था? देखिए गौरव जी, मुद्दा उठाते उठाते एक्चुअल में इसमें और भी अभी बहुत कुछ गहनता से विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा, सिर्फ नेतृत्व की करेगा कि हार के कारण क्या थे। लेकिन निश्चित तौर पे एक बात तो ये कही जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दुस्साहस किया और इनका जो एक प्रयास था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी सरकार उसमें कामयाब हुई। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने बगैर किसी मुद्दे के, बगैर किसी कारण से हमारे शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेताओं को जो अंदर रखने का काम इन्होंने किया इतने लंबे समय तक। और अरविंद केजरीवाल जी अगर 1 महीना 1.5 महीना पहले हमारे बीच में होते, बेल पर आए हुए होते, तो निश्चित तौर पे इसका कुछ सिनेरियो कुछ अलग ही होता। तो उसमें बहुत सारे कारण हुए हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जैसी हम चाह रहे थे वैसी नहीं हो पाई। लेकिन अगर केजरीवाल जी, अगर एक सवाल मेरा, मैं एक थोड़ा सा बात मुझे थोड़ा सा यहाँ मैं भी पूछना चाहूँगा बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं सर यहाँ पर ऐसा मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कहा केजरीवाल जी अगर वहाँ मैदान में होते उससे पहले, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ मुद्दा SYL का कुछ जिक्र तक नहीं था? SYL भी थोड़ा सा मुद्दा, आप क्योंकि आपकी सरकार है उधर, अगर उसको भुनाने का अगर प्रयास करते तो हो सकता है शायद अगर जनता आपके हक में थोड़ा सा कुछ सोचती। देखिए गौरव जी, जो SYL का मुद्दा है उस पे आम आदमी पार्टी नहीं, जितनी भी तमाम पार्टियां पूर्व में जो हरियाणा प्रदेश, पंजाब और केंद्र में जिनकी सरकारें रही हैं, चाहे उसमें इनेलो रही है, भारतीय जनता पार्टी रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी रही है, तो सभी तमाम पार्टियों ने इस पे SYL के ऊपर राजनीति करने का प्रयास और कोशिश की। लेकिन हमने बार बार ये कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, हमने ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े देशों का युद्ध रुकवा देते हैं, बड़े बड़े देशों के युद्ध में मध्यस्थता करते हैं, तो क्यों ना 2 राज्य का, अगर 2 स्टेट्स का कोई मुद्दा है तो उसमें आकर के कोई मध्यस्थता करें, बीच में आकर के दोनों स्टेट्स के उनके बैठे। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इन लोगों ने कितना इनिशिएट लिया, इनकी इच्छा शक्ति कितनी थी कि SYL के ऊपर चर्चा की जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हरियाणा किसान हितैषी अपने आप को बताते हैं। कितनी बार इनका डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया कि आप जाइए और पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक टेबल पे बैठा करके उनका कोई ना कोई इस तरह का बीच में कोई रास्ता निकले, उस पर काम कीजिए। आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड शुरू से रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे दोनों स्टेट के लोगों के लिए, दोनों स्टेट के किसानों की जो हित की बात होगी, परमानेंट इस मुद्दे का अगर कोई समाधान कर पाएगी तो आम आदमी पार्टी है। बार बार हमने कहा कि इस मामले को हम लिंगर रोल नहीं करेंगे, इस मामले को मुद्दा नहीं रहने देंगे। फिर इस मामले के ऊपर जो एक निर्णायक जो फैसला होगा दोनों राज्यों की जनता के हित के लिए, वो आम आदमी पार्टी इसमें कर सकती है। लेकिन सभी पार्टियों का जिक्र यहाँ पर आप करते हैं, उस राज्य में जो आप ही की सरकार है, तो कहीं ना कहीं पहल तो आप ही को करनी चाहिए थी। अगर जो है जनता के बीच में जाके जनता को आश्वस्त करना चाहिए था कि किस तरीके से देखिए हम आपके हितैषी हैं, क्योंकि सब जो है बड़े बड़े मंचों से जो है किसानों के हितैषी बनते हुए नजर आते हैं, किसानों के लिए सोचते नजर आते हैं, किसानों के लिए वादे करते नजर आते हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो वहां पर जो है बैकफुट पर नजर क्यों आते हैं साहब? देखिए गौरव जी, इसमें अकेला कोई स्टेट का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता। इसमें पहल करने की बात कर रहा हूं मैं, फैसला करने की नहीं कह रहा हूं सर। शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत करने की बात कह रहा था। जैसे चुनाव में जो पार्टियां जो है मौकों को भुनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां अगर भुनाने की कोशिश की जाती शायद। देखिए हमने बार बार यही कहा है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी इनिशिएट करते, एक डेलीगेशन, एक कमेटी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करते जिसमें दोनों स्टेट्स के सीनियर नेता बैठ करके और किसी एक बातचीत से कोई हल निकालने का प्रयास करते, तो कहीं ना कहीं उसमें आम आदमी पार्टी, चाहे हरियाणा प्रदेश इकाई होती, पंजाब की इकाई होती, उसमें कहीं ना कहीं हम उसमें किसी रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन यहाँ बीजेपी के लोगों ने उसमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। सिर्फ इसको मुद्दा रहे और मुद्दा ज्वलनशील रहे जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। सिर्फ ये लोग प्लान क्या है आपका जो है सत्ता के सामने और कांग्रेस के सामने? जो है कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी, सत्ता जो है सरकार संभालती नजर आएगी। अगला जो प्लान है वो 5 सेकंड में मुझे आप क्लियर कर दीजिए, चूंकि समय का मुझे अभाव है। फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ो। गौरव जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कोई इनके धरातल पे इनके लोग जिस तरह से काम होना चाहिए विपक्ष में बैठ के वो काम ये लोग नहीं करते। सीटों में बढ़ोतरी कर रही है, आप कह रहे हैं संगठन ही नहीं है। आई गौरव जी, सीटों में बढ़ोतरी हुई है सर, कांग्रेस के में भी और बीजेपी की सीटों में भी, और जो है लोकसभा की सीटों में कांग्रेस की बढ़ोतरी। आप कह रहे संगठन नहीं है,
और आप गठबंधन कर रहे थे अगर उससे। अगर 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 संगठन की कोई बात होती तो ये सीटें कहाँ होती, ये आप सबको हमारे को पता है। अगर तो जब गठबंधन का जिक्र चल रहा था तब आपको संगठन याद नहीं आ रहा था क्या सर? क्या कह रहे हैं? जब गठबंधन का जिक्र चल रहा था, आपसी तालमेल बैठाने की, समन्वय बैठाने का जो है कोशिश की जा रही थी, तब संगठन दिखाई नहीं दे रहा था आपको? नहीं, आम आदमी पार्टी को सब चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी की वो पेशकश थी और इसको ठुकराने वाले भी इनके अपने नेता थे जो ज्यादा इसमें अति उत्साह में थे और ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीत करके आ रहे हैं। हमारे को उस समय भी इनकी हकीकत पता थी, सारी चीजें पता थी। लोकसभा में कांग्रेस के साथ अलायंस में हम लोग इलेक्शन लड़े, उसका नतीजा क्या हुआ? मुझे माफी के साथ मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है, समय मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी, अंश जी और वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ मसला में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यहीं पे ये बरकरार बना हुआ है कि हरियाणा विधानसभा स्पीकर पर भी फैसला होना है और जो 25 अक्टूबर को सत्र है और ऐसे में विधायक दल की भी बैठक बीजेपी की तरफ से बुलाई गई है आगामी रोडमैप को तय करने के लिए। तो रोडमैप किस तरीके से धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।